अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। लेकिन बहुत सारे यार कमेंट्स मुझे मिले कि सर पेपर कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले जिनमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। थैंक यू एंड थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। लेकिन एक बात तो सच है, जो 2019 वाले थे या 2016 आई मीन टू से जो बैकलॉग वाले थे, उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि हमारा जो सिलेबस था वो पुराना सिलेबस है, वो पुराने सिलेबस से ही हमारा पेपर आएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे जो भी कॉल कर रहा था सर हमारा सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के नीचे अच्छी तरह से दिया गया है कि 2016 ऑनवर्ड्स है। तो 2016 ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं, जो कोई भी बैच है, चाहे वो बैकलॉग है या फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको यही पैटर्न फॉलो करना है सिलेबस का। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए, ये मतलब इनजस्टिस है 2016 से लेकर 2019 स्टूडेंट्स को लेकर, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि सिलेबस चेंज हुआ। एनीवेज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए बेटा, पेपर को थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं कि पेपर किस तरह का आया था। और आज से आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, यानी 6th सेमेस्टर जब होगा, वहाँ आपको ऐसे ही पेपर पैटर्न आएगा। अब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई ये लिखो ये लिखो ये लिखो, नहीं। अब आपको पेपर इसी पैटर्न में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे सारे लेक्चर्स को देखा होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ गई होगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा था, मैं अच्छे से, मैं लाइन बाय लाइन खाली सिलेबस के लाइन्स को नहीं पढ़ता था, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता था, तो बिल्कुल वैसे ही पेपर आया था। तो चलिए, एनीवेज, मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सभी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पेपर किया होगा। और जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ वो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। और जिन्होंने पेपर ठीक नहीं किया, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि उनका भी जब पेपर एवेलुएशन जब वो कराएंगे, या जब उनकी मार्क्स चेकिंग होगी, तो अल्लाह पाक आप उन लोगों को भी कामयाबी दे। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा सेक्शन ए में, आप देख लीजिएगा कि 8 क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राइट 3 काजेस ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये हमने पढ़ा, स्टैग्नेशन भी पढ़ा, वेस्टेज भी पढ़ा, और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन ये भी पढ़ा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये भी हमने पढ़ा, 0 से लेकर 6 साल तक। ये क्वेश्चन आपको गलत कैसे हो सकता है यार, आपको 4th सेमेस्टर में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया। तो ACC का मतलब क्या है, ये कौन सी एजुकेशन है, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है, नर्सरी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जिसका एज 0 से लेकर 6 साल तक है। तो इसको यही लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्पार्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। बिकॉज प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, ये एक बेसिक स्टेज होता है बच्चे का, ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाई दिस इंपॉर्टेंट, व्हाई वी शुड इम्पार्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ओके, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ फंडामेंटल बेस टू द होल एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओके। नंबर 4 पे आते हैं, इज प्लेवे मेथड फिजिबल टू बी यूज्ड इन हायर एजुकेशन लेवल, गिव रीजन। क्या हम प्लेवे मेथड को हायर एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्लेवे मेथड चूंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, लेकिन प्लेवे मेथड हम हायर एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। चाहे स्टूडेंट बड़ा हो छोटा हो, इट कैचेस द अटेंशन, राइट। तो दैट इज, हाँ, हम इसको लिख सकते हैं आराम से, बिकॉज इट इज हाईली मोटिवेटेड एंड इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल इन नेचर, प्लेवे मेथड, चाहे आप प्राइमरी में यूज करोगे या हायर में यूज करोगे, ठीक है। तो चले भाई दूसरा, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन की रेंज क्या है, 6 से लेकर 14 साल तक। ये बिल्कुल सिंपल है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ही आपको लिखना था। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट फ्यू रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो मुडलियार कमीशन है, 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा और 5th सेमेस्टर में भी हमने आपको पढ़ाया। जब सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ा था तो सेकेंडरी एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस मैंने पढ़ाए थे विद इन कॉन्टेक्स्ट टू द मुडलियार कमीशन। तो आपको 2-3 उसमें से लिखने थे, फ्यू रिकमेंडेशन लिखने थे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल। तो रमसा का मतलब क्या है,
और ये कब लॉन्च हुआ था, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए लास्ट वन, व्हाट आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स। ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स बोलने थे प्री प्राइमरी एजुकेशन को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार, अच्छे से पढ़ा। जिन लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उन्होंने ना कम से कम 60 में से यार 50 से लेकर 55 तक उन लोगों ने मतलब आराम से किए होंगे, मतलब मार्क्स गेन किए होंगे। आई होप बेटा आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो गया होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए भाई सेक्शन सेकंड पे आते हैं। सेक्शन सेकंड की अगर हम बात करेंगे, देखो थोड़ा इधर उधर पेपर आया है, डायरेक्टली पेपर नहीं आया है। जिस तरह आप सोचते हो ना कि भाई आपको लिखना है कि राइट द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू ब्रिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इन हायर एजुकेशन। आपको डायरेक्टली लिखना है इसमें क्वालिटी कंट्रोल इन हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, तो वो खुद ही इसका आंसर बन जाता। अब आप घबराते हो कि भाई इसने यहां पे लिखा है हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट, आप कैसे क्वालिटी कंट्रोल को ला सकते हो हायर एजुकेशन में। आपको क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको दिखाना था, कॉन्सेप्ट लिखना था, वही उसका आंसर हो गया था। चलिए इसका जो और पोर्शन है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देखोगे, क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वही कुछ स्ट्रैटेजीज आपको, अगर मैं ये सारी चीजें अब डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं खाली आपको यहाँ पे क्लू दे रहा हूं कि भाई आपको कैसे लिखना था। आई होप बेटा आपने वैसे लिखा जिस तरह मैं बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज। देखो यहां पे आप घबरा जाते हो कि भाई क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खाली कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस बताने थे। यार मेरे वीडियो चेक करो, मैंने राधा कृष्ण की कमीशंस भी बताए, राधा कृष्ण कमीशन के रिकमेंडेशंस ऑन हायर एजुकेशन भी बताए, और मैंने साथ में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस भी आपको बताए। इसमें ये लिखना था, तो इसमें और एक पॉइंट आपको ऐड करना था कि नेगेटिव यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट टू कोठारी कमीशन, ये आपको लिखना था। अगर इतना भी नहीं लिख सकते, एटलीस्ट आप डायरेक्टली लिखते कि कोठारी कमीशन ने कौन से ऐसे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए हैं, किसके लिए हायर एजुकेशन के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड इसका आर क्या है, हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इंपैक्टेड ऑन हायर एजुकेशन। ये एक ही सवाल है, थोड़ा इधर उधर करना था आपको। इसमें लिखना था कि द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इंपैक्टेड द हायर एजुकेशन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। आपको वही जो रिकमेंडेशंस जो उसने लिखे हैं उसी को थोड़ा बहुत आपने इलॉबरेट करना था, तो हो गया ये क्वेश्चन। आप खामखा घबराते हो कि भाई क्रिटिकली एनालाइज आ गया, ये आ गया। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मतलब एक बात का ना अफसोस है कि जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं या 2016 से लेकर 2019 स्टूडेंट्स के, उनके साथ यार नाइंसाफ़ी हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि भाई उनका सिलेबस यही होगा। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये नाइंसाफ़ी हुई है उन लोगों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको हाईलाइट करना था, और कौन कौन से चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना था, वही उनके लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। एलिमेंट्री एजुकेशन बोलो या यूईई, हाँ एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं बेटा। और मेजर इसका और पार्ट क्या है, मेजर स्ट्रैटेजीज एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस चैलेंजेस इन अचीविंग। ये एक ही क्वेश्चन उन्होंने डाला है, इसका और इसका थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सेम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हाउ कैन वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द जॉब। हाँ मेरे ख्याल से वोकेशनल एजुकेशन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन चूंकि था तो आपको ये वाला पॉइंट ज़रूरी पढ़ना था। चलिए एनीवेज ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये अप्लाइड वाला क्वेश्चन है, या सेकेंडरी एजुकेशन आपका कॉन्सेप्ट था। सेकेंडरी एजुकेशन जब भी हम पढ़ाते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम ये दो चीज़ें उसको टच करते हैं। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं। तो इसी में आपका आर क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग वोकेशनल एजुकेशन इंडिया। ये सेम ही है, तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो ये मैं कह सकता हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस आया था। बहुत सारे बच्चों को मतलब प्रॉब्लम ही होगी इसको। चलिए भाई लॉन्ग आंसर पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हाउ कैन प्ले बेस्ड लर्निंग हेल्प इन शेपिंग ए चाइल्ड ओवरऑल पर्सनैलिटी। आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्ले बेस्ड लर्निंग। प्री इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस आपको देखनी थी। तो आपको याद है मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स और नीड एंड इंपॉर्टेंस आपको पढ़ाया था प्री प्राइमरी एजुकेशन में, वो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने थे कि प्ले बेस्ड लर्निंग किस तरह बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करती है। यानी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इसमें लिखना था, हाईलाइट करना था, ठीक है, ओके। और साथ में आपको हाईलाइट करना था चैलेंजेस फेस्ड बाय इंप्लीमेंटिंग, प्री प्राइमरी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को मतलब हाईलाइट करना था। कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर समझने में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये आज आपने पेपर पैटर्न देखा बेटा, 6th सेमेस्टर में अब नहीं चलेगा। 6th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने चूंकि 6th सेमेस्टर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन मैं अब दूसरे वीडियोस आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। आप घबराएंगे नहीं, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से अब 6th सेमेस्टर जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, इसी तरह जिस तरह पेपर आया है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यार मुडली यार एजुकेशन कमीशन जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस आपको लिखने थे, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द डिटेल काजेज एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। यार पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। एनीवेज बेटा, जैसा भी हुआ जो भी हुआ घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेपर जो हुआ जैसे हुआ यार जाने दो। अब एक पेपर हुआ, नेक्स्ट पेपर पे आप फोकस करोगे। अगर आप इस पेपर को देखोगे बट आपको अब आगे ख्याल रखना है कि पेपर कैसे आएगा। समझ आ गया? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस। अल्लाह ताला बूझ इनके सारी गसन असलन नंबरातन से पास, ठीक है। ये मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।